नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। एक सप्ताह की भारत यात्रा के बाद नई दिल्ली पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात, संसद भवन का भी करेंगे दौरा। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में करेंगे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के सम्मेलन का उद्घाटन। विषय है संयुक्त संकल्प साझा जिम्मेदारी। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद राहत और बचाव कार्य जारी। महाराष्ट्र के बीड में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले कुछ घंटे के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी। लोगों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह। भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने लगातार दूसरे साल जीता फिडे महिला ग्रैंड स्विस का खिताब। अगले साल होने वाली कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी किया क्वालिफाई। और विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक थीम के साथ दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है ओजोन दिवस। ओजोन परत के संरक्षण के लिए विज्ञान को एक्शन में बदलना है उद्देश्य। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम की सप्ताह भर की भारत यात्रा का आज अंतिम दिन है। मॉरिशस पीएम आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही नवीन चंद्र रामगुलाम सदैव अटल जाएंगे और अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित भी करेंगे। उसके बाद राजघाट में भी महात्मा गांधी स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। फिर नए संसद भवन का दौरा करेंगे और कैबिनेट मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2024 भी जारी करेंगे। गृह मंत्री ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। 16 और 17 सितंबर को आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों के अलावा अन्य सरकारी विभागों के हितधारक भी शामिल होंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नशा मुक्त भारत के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का विषय संयुक्त संकल्प साझा जिम्मेदारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में डेंगू की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025 में अभी तक भारत में डेंगू के मामले 2024 की इसी अवधि की तुलना में 47% कम और मौतें 73% कम दर्ज की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जन चेतना के माध्यम से जन भागीदारी डेंगू नियंत्रण का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे लंबी बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए अपनी तैयारियों का पुनर्मूल्यांकन करें। स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली और एनसीआर में वेक्टर नियंत्रण को तेज करने, निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पतालों की तत्परता, अंतर विभागीय समन्वय और सामुदायिक सहभागिता ही डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के प्रमुख आधार हैं। इस मौके पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि डेंगू से निपटने के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। महाराष्ट्र के बीड जिले में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया है। लगातार बारिश के कारण अष्टी तहसील के कड़ा गांव में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। गांव के कई घर नदी के पास बसे हुए हैं, जिस वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है, जिसमें सेना और एनडीआरएफ की टीमें शामिल हैं। एनडीआरएफ ने बाढ़ जल बचाओ ऑपरेशन चलाया, जिससे नदी किनारे से लगभग 1 किलोमीटर दूर फंसे हुए परिवारों के 12 लोगों को बचाया गया। वहीं सिविल प्रशासन के समन्वय में ऑपरेशन अभी भी जारी है।
देवभूमि उत्तराखंड में बारिश अब भी कहर बरपा रही है। राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में कल देर रात बादल फटने से काफी नुकसान होने की सूचना है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार प्रमुख बाजार में मलबा आने से कुछ दुकानें बह गई हैं। हालांकि अब तक किसी प्रकार की जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी खोजबीन जारी है। घटना रात करीब 11:30 बजे की है। घटना के तुरंत बाद जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। जिला प्रशासन ने आसपास के निवासियों को रात में ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बाढ़ के बाद पर्यटन स्थलों पर एडवेंचर गतिविधियां असुरक्षित घोषित कर दी गई हैं। जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर 30 सितंबर तक सभी एडवेंचर गतिविधियों को स्थगित करने का आदेश दिया है। ये फैसला हाल ही में आई बाढ़ के कारण लिया गया है, जिसने व्यास नदी के राफ्टिंग स्टार्ट और फिनिशिंग पॉइंट्स को प्रभावित किया है। वहीं पैराग्लाइडिंग लैंडिंग साइट्स भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सभी एडवेंचर एक्टिविटी एसोसिएशंस को निर्देश दिया गया है कि वे अपने सभी सदस्य, ऑपरेटर, पायलट, गाइड और स्टाफ को इस आदेश के बारे में सूचित करें और सुनिश्चित करें कि यह आदेश सख्ती से पालन किया जाए। यदि कोई भी अपराधिकृत या फिर असुरक्षित ऑपरेशन पाया जाता है तो उससे संबंधित कानूनों और नियमों के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। जिला पर्यटन विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से भी अपील की है कि वे असुरक्षित क्षेत्रों में जाने से बचें और सरकारी आदेश का पालन करें। आखिरकार 21 दिन के बाद मनाली कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 3 को खोल दिया गया है। 26 अगस्त से ये राजमार्ग बाधित था, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद अब एक तरफ से यातायात के लिए इसे खोला गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI और हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक अमले ने इस राजमार्ग को दुरुस्त करने के लिए कड़े प्रयास किए। बेहद ही महत्वपूर्ण ये नेशनल हाईवे पिछले महीने ब्यास नदी में आई भयंकर बाढ़ और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण मुसाफिरों को भारी दिक्कतों का सामना यहां करना पड़ रहा था। असम में गोलाघाट जिले के धनसिरी नदी में आई बाढ़ में मौरी गांव का ढोलिया गांव प्रभावित हुआ है। नागालैंड में लगातार बारिश के कारण धनसिरी नदी के जलस्तर में वृद्धि ने इस गांव में बाढ़ की स्थिति पैदा की है, जिससे हजारों लोग विस्थापित हुए हैं और फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। एनडीआरएफ ने व्यापक राहत और बचाव अभियान चलाए, जिस दौरान उन्होंने 8 लोगों और 42 पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। सीबीआई ने वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाला मामले में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 16 स्थानों पर छापे मारे। इस मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र जेल में बंद हैं। सीबीआई ने कहा कि सरकारी धन की हेराफेरी में कर्नाटक के पूर्व मंत्री की बहन, रिश्तेदारों, निजी सहयोगियों के ठिकानों पर छापे मारे गए। ब्यूरो ने कहा कि तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्ति के कागजात, बैंक स्टेटमेंट और कथित रूप से अपराध के धन से हासिल वाहनों का विवरण बरामद हुआ। दरअसल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक की लिखित शिकायत के आधार पर सीबीआई ने पिछले वर्ष 3 जून को ये मामला दर्ज किया था। शिकायत में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमजी रोड शाखा और बेंगलुरु से संचालित कर्नाटक सरकार के उपक्रम कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड के खाते में हेराफेरी का आरोप लगाया गया। आरोप है कि 21 फरवरी 2024 से 6 मई 2024 के दौरान अवैध निकासी के माध्यम से 84 करोड़ 63 लाख रुपए की धोखाधड़ी, जालसाजी और फिर हेराफेरी की गई। साल 2014 से शुरू हुआ एक सफर, जब मिला एक ऐसा नेतृत्व जिसने बदलाव का वादा किया और उस वादे को नीति, नियत और परिणामों में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, बल्कि गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के इन्हीं प्रयासों की डीडी न्यूज ने पड़ताल की और सरकार के विभिन्न कदमों और योजनाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनका विश्लेषण किया। हम आपके लिए लाए हैं एक सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री, जिसमें हम मोदी सरकार के 11 साल की विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा आपके समक्ष रखेंगे। इस सीरीज के तहत आज बात देश की रक्षा और सुरक्षा की।
2014 में प्रधानमंत्री मोदी के देश की बागडोर संभालते ही शुरू हुआ भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के साथ आत्मनिर्भर बनने का जोशीला सफर। इसके पीछे था मोदी का राष्ट्रीय सुरक्षा को केंद्र में रखकर भारत को एक वर्ल्ड क्लास डिफेंस फोर्स प्रदान करने का विजन, जिसका सबूत है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देने के साथ साथ रक्षा निर्यात को भी बढ़ावा दिया है। इस बदलाव की शुरुआत हुई मेक इन इंडिया अभियान से। हाल ही में विशाखापट्टनम में भारत में ही बने आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को नौसेना में शामिल किया गया। स्वदेशीकरण के लिए मोदी सरकार ने एक मजबूत घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार को बढ़ावा दिया। नतीजा, विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम हुई और एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम तैयार हुआ, और इसके पीछे थी एक मजबूत ढांचागत नीति। कई चीजें जो हमारी फोकस हुई हैं, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस था मेक इन इंडिया, राइट। उसका रिजल्ट हमने ऑप सिंदूर में देखा, उसी का रिजल्ट हमने बालाकोट में देखा, उसी का रिजल्ट हमने सर्जिकल स्ट्राइक में देखा। ये जो चीजें हैं आपको एम्पावर करती हैं एक्शन लेने के लिए, ताकि जो बाकी के देश हैं आपको कंट्रोल न कर सके। पिछले एक दशक में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत के रक्षा उत्पादन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जिसका वार्षिक मूल्य रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सरकार का लक्ष्य 2029 तक 3 लाख करोड़ का उत्पादन कारोबार हासिल करना है। कई प्रमुख प्लेटफॉर्म और प्रणालियों को अब भारत में डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है, जिसमें शामिल है आईएनएस विक्रांत, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड और ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली जैसे उत्कृष्ट उदाहरण आज देश के सामने मौजूद हैं। इतना ही नहीं, रक्षा क्षेत्र में हमारा निर्यात 2014 में 700 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 23,600 करोड़ रुपए पहुंच गया है। चाहे आप आर्टिलरी में देख लीजिएगा, आप आर्मर्ड में देख लीजिएगा, लाइट टैंक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आप धनुष देखिएगा, आप एयरक्राफ्ट कैरियर देखिएगा, स्मॉल आर्म्स देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स देखिए, आप चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए, स्पेस देखिए, साइबर देखें, हर एक इसमें ड्रोन्स देखिए, स्मॉल जो MSMEs हैं उनको, जो स्टार्टअप्स, एनकरेजमेंट, डिफेंस कॉरिडोर्स का होना, ये सब दर्शाता है। और हम अब इम्पोर्टर नहीं हैं, वी आर नाउ वन ऑफ दोज एटलीस्ट टॉप 10 एक्सपोर्टर्स। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की वायु रक्षा प्रणाली आकाश और S-400 ने पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन के हमलों को नाकाम कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि भारत इजरायली MRSAM और स्पाइडर ने आकाश और S-400 के साथ मिलकर पाकिस्तान के हौसले पस्त कर उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मोदी सरकार की नीति है कि आतंकवाद को भारत पर हमले की तरह देखना, और इसलिए पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सेनाओं ने हमेशा आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया है। फिर चाहे वो पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला हो, या उरी आतंकी हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक, या फिर ऑपरेशन सिंदूर। दरअसल पीएम मोदी ने हमेशा फौज का सम्मान किया है। दिवाली का त्योहार भी प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा बलों के साथ मनाना अच्छा लगता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के तुरंत बाद पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जिसे देखकर हमारे सैनिकों के चेहरे गर्व से चमक उठे। और बुलेटिन में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। दादू दादू, हाँ? ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार
चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और शहरी आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में संयुक्त रूप से स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2025 का उद्घाटन किया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस कर्टन रेजर कार्यक्रम की थीम स्वच्छ उत्सव, सभी के लिए स्वच्छ, हरित और स्वस्थ भविष्य का जश्न मनाना है। हर वर्ष की भांति 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का ये अभियान चलेगा और इस अभियान का जो नाम है स्वच्छ उत्सव। संयोग से इस दौरान में त्यौहार बहुत आ रहे हैं। इसमें हमारे जो नवरात्रे हैं 21 तारीख को शुरू हो रहे हैं, दशहरा 2 तारीख को दशहरा भी आएगा और 3 बड़े यानी जयंतियां महापुरुषों की कह लें और हमारे वर्तमान लीडर देश के प्रधानमंत्री उनकी भी जन्मदिन 17 सितंबर को है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय उनकी जयंती 25 सितंबर को है, जो 25 सितंबर को भी हमने यानी एक दिन एक साथ 1 घंटा ये सब लोग स्वच्छता अभियान में लगेंगे। और आइए अब बात करते हैं GST सुधारों की। त्योहारी सीजन से ठीक पहले आम लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। सरकार ने बेकरी उत्पादों पर लगने वाले GST में भारी कटौती की है, जिससे अब केक और पेस्ट्री खाना सस्ता हो जाएगा। GST काउंसिल ने इन उत्पादों पर लगने वाली GST दर को 18% से घटाकर सीधे 5% कर दिया है। ये नया नियम 22 सितंबर से पूरे देश में लागू होगा, जिसके बाद उपभोक्ताओं को इन मीठे व्यंजनों के लिए कम कीमत चुकानी होगी। इस फैसले का बेकरी उद्योग पर क्या असर पड़ेगा और ग्राहकों को असल में कितना फायदा होगा, इसी को समझने के लिए हमारे संवाददाता ग्रीश निशाना ने केक्स एंड मोर के प्रबंध निदेशक सचिन नरूला से खास बातचीत की। GST की नई दरों में केक, पेस्ट्री समेत बेकरी के कई उत्पादों में कमी की गई है। कौन कौन से हैं ये उत्पाद, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सचिन नरूला जी, जो केक एंड मोर से हैं। सबसे पहले तो मैं हमारी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे देश के हित में, हमारी जनता के हित में इतना सोचा और इतनी भारी गिरावट करी GST के दरों में। 18% से सीधा 5% तक लेके आ गए। तो जो मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट के अंदर काफ़ी गिरावट करी गई है, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो प्रीमिक्स हो, चाहे वो क्रीम्स हो, सभी के अंदर गिरावट करी गई है। आगामी 22 सितंबर के बाद कौन कौन से ऐसे उत्पाद होंगे जिसमें जो है रेट कम होगा? अगर सारे दुकानदार भाई और जितने हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से हमारे सभी मैन्युफैक्चरर से कि जो मोदी जी ने चाहा है कि हमारी जनता को बेनिफिट मिले वो आप प्रोवाइड करें। जो रेटों के अंदर गिरावट आनी चाहिए वो गिरावट लेके आए। तो अगर ये सब होता है तो सभी प्रोडक्ट के अंदर भारी गिरावट देखने को मिलेगी। केक की बात की जाए, पेस्ट्री की बात की जाए, बिस्किट की बात की जाए, चॉकलेट की बात की जाए, अब ये किस दर में रहेंगे? जैसे हमारे चॉकलेट के प्राइस की अगर हम बात करते हैं 18% GST थी उस पर, अब वो सीधा गिरा के 5% कर दी गई है। 13% का बेनिफिट जो है वो बहुत बड़ा बेनिफिट है, कोई 1-2% का डिफरेंस नहीं है। 13% के अंदर बेनिफिट के अंदर अगर हम लेके आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाफ KG केक पे सीधा 50 रुपये के अंदर ज़रूर आना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा अंतर है। उपभोक्ताओं को काफ़ी फायदा मिलने वाला है 22 सितंबर के बाद। बिल्कुल मिलने वाला है सर। मोदी जी ने कदम ही ऐसा उठाया है कि एक एक इंसान को बेनिफिट मिलेगा इस बार। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी भारी गिरावट करी गई है GST के दरों में। तो ये सचिन नरूला जी तो बता रहे थे कि पहली बार इस तरह से 18% से सीधा 5%
जीएसटी की दरें की गई हैं। इसमें केक, पेस्ट्री समेत चॉकलेट और बेकरी आइटम शामिल हैं। कैमरामैन भीम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और जैविक उत्पादों के निर्यात के मामले में भारत नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। सरकार के निर्यातोन्मुख नीतियों के चलते स्वदेशी जैविक उत्पादों की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। इसी क्रम में जैविक उत्पादों राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम NPOP के अंतर्गत पश्चिम बंगाल से ताइवान के लिए पहली बार जैविक चाय की खेप भेजी गई। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि इससे हमारे चाय उत्पादकों को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को और बढ़ावा मिलेगा। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR दाखिल करने की लास्ट डेट एक दिन और बढ़ा दी है। अब आज की अगर बात करें तो आज भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहले की तारीख 15 सितंबर और उससे भी पहले 31 जुलाई 2025 थी। ये कदम उन टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए उठाया गया है जिन्हें इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं के कारण रिटर्न भरने में परेशानी हो रही थी। जो करदाता नियत तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते वो 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। 5 लाख रुपए से अधिक आय वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए और कम आय वालों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। और भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। आगामी 1 अक्टूबर से IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान टिकट के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। वर्तमान में ये पाबंदी केवल तत्काल बुकिंग पर लागू है। इस निर्णय का मकसद टिकट आरक्षण प्रणाली का लाभ आम उपयोगकर्ता तक पहुंचना और इसका दुरुपयोग रोकना है। हालांकि कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटरों के माध्यम से सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के समय में कोई बदलाव नहीं होगा। सामान्य आरक्षण खुलने के 10 मिनट के दौरान रेलवे के अधिकृत टिकट एजेंटों को पहले की तरह आरक्षित टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। दोहा पर इजराइल के हमले के खिलाफ अरब और इस्लामी देशों के नेताओं के आपातकालीन शिखर सम्मेलन के बाद अब खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC की संयुक्त रक्षा समिति की बैठक भी जल्द होने जा रही है। ये बैठक दोहा में ही होगी। खाड़ी देशों के अनुसार इजराइल ने GCC के संयुक्त रक्षा समझौते का उल्लंघन किया है। GCC पहले भी इजराइल के हमले की कड़ी निंदा कर चुका है। हालांकि इजराइल अपने कड़े रुख पर कायम है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास के नेताओं पर आगे भी हमले की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। नेतन्याहू के मुताबिक आगे भी हमास पर हमले जारी रह सकते हैं। और खेल की खबरों में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय मुक्केबाजी दल आज वापस लौटा तो उनका एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भारत की महिला मुक्केबाजों ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। भारत की जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण जीता। वहीं मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वहीं नुपुर ने रजत और पूजा रानी ने कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसके लिए मैंने गोल्ड मेडल जीता। तो मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरे लिए इतनी प्रे की, मेरे को बेस्ट विशेष दी, उनके लिए मैं सभी के शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ऐसे ही मेरे को आगे बढ़ाते रहें और मेरे लिए प्रे करें और मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। काफ़ी अच्छी खुशी हो रही है कि फैमिली पूरी हमारी आई है साथ में, हमारे PFI से भी आए हैं और हमारे आर्मी से भी आए हैं साथ में और फेडरेशन जो हरियाणा की जो संघ से हैं वो भी आए हैं और सभी फैमिलीज इकट्ठी हुई हैं, सबको एक दूसरे को मतलब विशेष दे रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। भारतीय ग्रैंड मास्टर R वैशाली ने अपने फिडे महिला ग्रैंड स्विस खिताब की सफलतापूर्वक रक्षा करने में कामयाबी पाई। वैशाली ने प्रतियोगिता के अंतिम दौर में चीन की टैन झोंग ई के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने कुल 11 में से 8 अंक हासिल किए और लगातार दूसरे साल ये खिताब जीता। इस जीत के साथ ही वैशाली ने 2026 में होने वाले प्रतिष्ठित कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया।
भारतीय स्केटर एन भावना ने इतिहास रच दिया है। इंटरनेशनल स्की फेडरेशन पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने चिली में आयोजित महिलाओं की क्रॉस कंट्री स्कीइंग में कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। आज से सबरीमाला मंदिर को कन्नीमारा पूजा के लिए खोल जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर कल सुबह 5 बजे से खुलेगा। कल कन्नी मास का पहला दिन है और इस मास की पूजा पूरी होने के बाद 21 सितंबर को रात 10 बजे मंदिर बंद हो जाएगा। इस दौरान 20 सितंबर को ग्लोबल अयप्पा संगम का भी आयोजन होगा। इस समारोह में दुनिया भर से हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। और दुनिया भर में आज विश्व ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। इस साल इस दिवस की थीम विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण के लिए विज्ञान को एक्शन में बदलना है। इस दिन को ओजोन की परत को बढ़ते प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए मनाया जाता है। ओजोन परत ओजोन अणुओं की एक परत है जो वायुमंडल में पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। 40 साल पहले ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन के तहत राष्ट्र एक साथ आए थे और संभावित रूप से क्षतिग्रस्त ओजोन परत से निकलने वाली हानिकारक यूवी विकिरण से लोगों और ग्रह की रक्षा के लिए उचित उपाय करने पर सहमत हुए थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।